हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली बोलने की आदत हो चुकी है। अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे हैं 2023 के जो हो गए थे, और सेट नंबर 2 आपको पूरा कंप्लीट मिल ही चुका होगा। ये चलिए देखते हैं, क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा मैं करता रहता हूँ, फिर कंप्लीट करके रिपीट डाल दिया। चलिए देखिए, बात यही है कि वही पुरानी बात, स्टार लगे हुए प्रश्नों पर ध्यान ना देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, मतलब स्कूल में कंफर्म कीजिए कि क्या है ये हिसाब, क्या है, थोड़ा सा पता कीजिए। और चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न तो स्टार लगा हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न हल करने हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो दूसरे प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी। देखो भाई, जब भी y वाली देखो -3,5, ठीक है। वैसे अगर आप सीखना चाहोगे तो मैं चित्र बना के समझाऊंगा कि -3 इधर, 5 कहीं पे इधर, तो -3,5 यहाँ पे कहीं होता है। अगर आपको x अक्ष से दूरी पूछा जाए तो ये x अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना ऊपर गए थे आप, 5 गए थे ऊपर, तो आप कहेंगे 5। x अक्ष से दूरी क्या है, 5। x अक्ष से दूरी आप कहेंगे 5, साथ में इकाई कहना ना भूलें, ठीक। फिर y अक्ष से दूरी अगर मैं पूछूं, ठीक है, y अक्ष से दूरी अगर मैं पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे, y अक्ष ये वाला है, इससे ये कितना आया, इधर कितना आया है, तो इधर -3 आया है, ठीक। तो आप -3 भी कहें या +3 कहें, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन चूँकि यहाँ पे -3 इन्होंने कह दिया है, तो -3 ही सही निशान लगाओ, ठीक है। और +3 तब नहीं लगाना, अगर -3 दिया है तो बाकी वैसे +3 लगाओगे, क्योंकि +3 भी कभी कभी दिया जाता है। अच्छा ठीक है, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष यहाँ देखो x, y होता है। y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाले उत्तर बताओ, और x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाली वैल्यू बताओ। तो यही होता है इस प्रश्न को हल करने का एक ट्रिक, तरीका, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट वीडियोस में पहले ही बना रखे हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, बाकी मैंने बता तो रहे हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा, ये तो आपको मैंने बताया ही था कि 144 है अपना, इसका गुणनखंड काट वाला, 2 से काटो 214, और 2 दूनी 4, 72 हो जाता है, और 2 3 6, 2 6 12, 36 दूना 72 होता है। 2 से काटेंगे 18 मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 मिल जाएगा, 3 से काटेंगे 3 मिल जाएगा, 3 से काटेंगे 1 मिल जाएगा। घातों का योग जोड़ना है, तो आपको बस ये गिनती गिन लेनी है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। वैसे आप कहोगे तो 2 की घातें कितनी है, 4 है, और 3 की घातें कितनी है, 2 है। 4 और 2 जोड़ करके 6 हो जाएंगे, यानी घातों का योगफल ही तो पूछ रहा था। तो घातों का योगफल 6 हो गया, ये डी वाला विकल्प अपना सही हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि यहाँ पे लासा दिया गया, इन दोनों का लासा दिया गया, मासा आपसे पूछ रहा है। अब देखो, मासा वैसे अगर आपको हल करके लंबा बताना हो तो आप वही लिखोगे कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा, ठीक, गुणित मासा, ऐसा वाला सूत्र लगाना। वैसे हमको यहाँ पे सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अपन छुटपुट चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे 132 है और 288 है, हम डायरेक्ट मासा भी निकाल सकते हैं। क्यों, कोई कंपलसरी थोड़ी ना कि हम ये वाला सूत्र लगाएं, कौन काटते बैठा रहे 1 घंटे तक। अपन 2 से काट सकते हैं ना, 2 से काट दे, 2 तिहाई, 2 6 12, 2 6 12, 2 से इसको काट दे तो कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से काट दिया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 214, 2 दूनी 4। अब ये 2 से नहीं कटने वाला, ठीक है, मतलब ये 2 से कटेगा, लेकिन दोनों तो नहीं कटेगा ना, तो जो कटे बस उतना ही काटो, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अब ये 11 से कटेगा, 11 से ये तो कटने वाला नहीं है। जब नहीं कटने वाला तो रुक जाओ, बस यहीं पे। लासा थोड़ी ना निकालना है, मासा निकालना है। मासा निकालने का मतलब जिनसे दोनों कट रहे हैं, जिन जिन चीज़ों से, बस उतना ही अपना मासा होता है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ही अपना इसका मासा हो जाएगा। तो कहाँ गया, ये 12 दिखाई दे रहा है, ऐसे लगा देना, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि आप सूत्र लगाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मेहनत करो, कम मेहनत करके भी स्मार्ट तरीके से भी आपका काम कर सकते हो। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। एक द्विघात समीकरण दिए गए, इसके मूल बराबर हैं, तो इनका मान ज्ञात करना है। मूल बराबर होने का मतलब क्या आता है, मूल बराबर तब होते हैं जब b² - 4ac वैल्यू 0 होती है।
अब बी कौन है यहाँ पे -12 है, तो -12 का वर्ग कर दो, -4, ए कौन है 3 है, और सी कौन है यहाँ पे m है, बराबर 0। बराबर में 144 होता है, ये 144 हो गया, 3 चौके 12 होता है, m हो गया बराबर 0। -144 को उधर भेज दो, मतलब -12m बराबर आपको -144 मिल जाएगा। ध्यान देना ये होता है प्लस में, उधर जाके माइनस, ये दोनों माइनस कट जाएंगे, 12 बराबर में 144, m बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है 12। तो इसमें भी 12 उत्तर आया था, इसमें भी, अबे कहाँ चले, इसमें भी 12 आया था, इसमें भी 12 आ गया था। ठीक है, दोनों में आ गया 12। छठ वाला प्रश्न देख लेते हैं। छठ वाला प्रश्न क्या है, छठ वाला प्रश्न में कह रहे हैं कि इनमें मूलों का योग क्या होगा। अब मूलों का योग, मूलों का गुणनफल वाला सूत्र तो आपको याद होना चाहिए। देखिए द्विघात समीकरण है, ax² + bx + c बराबर 0 है, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। तो मूलों का योग यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, यानी अल्फ़ा + बीटा का मान, अल्फ़ा + बीटा का मान पूछ रहे हैं। अल्फ़ा + बीटा के लिए आप क्या करोगे, -b/a होता है, तो पहले माइनस लिखो, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे -3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान देना, माइनस है, एक सूत्र वाला और एक इसका खुद का माइनस, दोनों माइनस हैं, अपॉन a यानी 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 मिल जाएगा। 3/5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला सही जवाब है। ऐसे ही करना होता है, कुछ बड़ी बात थोड़ी ना है, कोई मजाक थोड़े है। तो मजाक वजाक करते रहते हैं, चलते रहते हैं। चलो चलते हैं किसी और गली में, देखें तो क्या है वहाँ पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे। कह रहे हैं युगपत समीकरण ये 2 दिखाई दे रहे हैं, इनका कोई हल नहीं है। अब देखो बात ये होती है कि जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, उसमें a1/a2 अगर बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो ऐसे में रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी और केवल एक हल होते हैं। ठीक, और a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, पर बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो रेखाएं होती हैं समांतर और कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक, और अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2, तब ऐसे में रेखाएं होती हैं समपाती एक के ऊपर दूसरी, और इनमें अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं कि मतलब ये में ये वाला भी नहीं छोड़ देना, बस यही वाले के लिए देखना है, यानी a1/a2 बराबर कर देना है b1/b2 के, और उत्तर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे a1 क्या है, ये 1 x के साथ 1 है, और a2 क्या है 2 है, बराबर b1 के साथ क्या है 2 है, और b2 के साथ क्या है लेमडा है, लेमडा के गुणा इधर, लेमडा 2 दूनी 4, आंसर उत्तर मिल गया भाई। तो ऐसा कुछ करके काम चल जाता है। तो 7वें का यहाँ पे डी वाला विकल्प हो गया अपना सही जवाब। ठीक है, बढ़िया, चलो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। चलो देखेंगे आगे क्या होता है अब। ठीक, 8वां प्रश्न देख लिया जाए। ठीक है, तो 8वें प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये P है, तो A का मान ज्ञात करना है। तो भाई देखो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 जो होता है वो बीच वाले बिंदु के x की वैल्यू, मतलब ऐसी रेखा है, यहाँ पे 2 बिंदु बीचों बीच ही है, ये x1 और y1 है, ये x2 और ये y2 है, और ये x, y है। तो इसका x और इसका x1 और x2 जोड़ के आधा करेंगे तो इसके x के बराबर हो जाएगा, और ऐसे ही y1 + y2 आधा करेंगे तो y के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली x वाली वैल्यू निकालनी है, तो इतने से काम चल जाएगा। तो इसका जो है -4 है, प्लस इसका 5 है, आधा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी a/8 के बराबर हो जाएगा। घट जाएगा, 1 बचेगा, a/8, 8 को उधर गुणा कर देंगे, ऐसे काट तो 4 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, a बराबर कितना 4, ऐसा कुछ। अच्छा, पिछले वाले में भी 4 आया था, इस वाले में भी 4 आया है, क्या चल रहा है यहाँ पे, चलने देते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे 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 बढ़ो, वीर तुम बढ़ी चलो, धीरे तुम बढ़ी चलो, सामने पहाड़ हो बगल से निकल चलो। तो दिए गए त्रिभुज में यहाँ पे आधार के समांतर रेखा खींची गई है। अब यहाँ पे देखो पी क्यू और बी सी 1:3, यानी ये वाला हिस्सा 1 है, ये वाला हिस्सा 3 है, 1:3 है। तब ए पी अनुपात पी बी पूछ रहे हैं। चित्र बना के मैं समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पे ये ए है, बी है, सी है, पी है, क्यों है, यही तो होना चाहिए ना। ठीक है, ये 1:3 है। तो ध्यान से देखो भैया, ये वाला 1 देखते हुए ये 1 होगा और ये 3 देखते हुए पूरा 3 होगा। ठीक है, पूरा 3 होगा। और अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे, 3 में से गया 2, तो समझ में आ रही बात। ए पी अनुपात पी बी पूछ रहा है, ए पी पी बी पूछ रहा है, ए पी पी बी, तो 1:2। क्या बताओगे, 1:2। बहुत लॉजिकल तरीके से मैंने आपको बताया है, यही लॉजिक याद रखना। गलती करोगे तो भाई क्या है, ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कम होगा और क्या होगा, बाकी कुछ थोड़ी ना होगा, बाकी कुछ थोड़ी ना होने वाले ही, मजाक थोड़ी है। चलिए देखते हैं। अच्छा ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन और 11वां नंबर क्वेश्चन दोनों ही बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन अब यहाँ पे दोनों में स्टार लग गया है, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए ध्यान देते हैं जिस पे ध्यान देना है। चित्र, इसमें स्टार नहीं लगा है। चित्र में यहाँ पे ए बी 3 दिखाई दे रहा है, ए सी 6 दिखाई दे रहा है, बी डी 2 दिखाई दे रहा है, सी डी 4 दिखाई दे रहा है। कोण बी ए डी और सी ए डी, बी ए डी यानी ये वाला कोण और सी ए डी यानी ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो यार इसमें ध्यान देने वाली बात इतनी सी रहती है कि 3/6 और 3 ये, जब ये समान अनुपात में हो, यानी 3:2 और ये भी 3:2, जब अनुपात समान हो तो कोण आपस में ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो बी वाला विकल्प इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 1:1। और अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पे जो भी भुजाओं की, मतलब इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो यहाँ पे दोनों का अनुपात के बराबर एक दोनों कोण होते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेना, हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक है, हालांकि अगर बटे में है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जाने दो। आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है कि अनुमान कोण की मापे। ठीक है, यहाँ पे बिंदु ओ ए तथा पी से देखने पर अनुमान कोण की माप है। यहाँ से और यहाँ से, ए से पहले पूछ रहा है, ए से अनुमान कोण कितना, ये 45 दिखाई दे रहा है। 45 किस में है, पहले यहाँ पे है। और देखो भैया, ए से अगर देखो ऐसा चित्र बना देता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे मैं बना देता हूँ। ठीक, ए यहाँ पे है, ये 45 देखते हुए हम कहेंगे कि यहाँ पे 45 है, अनुमान कोण 45 हो गया। ठीक, दिख रहा है ना, दिख रहा है। फिर पी से देखने पर, पी यहाँ पे, यहाँ से देखने पर अनुमान कोण ये वाला होता है, ये वाला नहीं होता है। ठीक है, ये अगर 60 है तो यहाँ पे 30 होगा। ठीक, 45 और 30, 45 और 30 बी वाला विकल्प, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था, हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, यहाँ से 30 कैसे आया, ये पूरा 90 होता है, ये पूरा क्या होता है, 90 होता है। यहाँ वाला 60 पहले से दिया क्या है, ये 60 दिया क्या है, उससे 90 से 60 घटा दिया तो 30 मिल गया। और यहाँ पे 45 दिया था, 45 का एकांतर कोण यहाँ पे 45 बराबर हो गया। तो ऐसे किया जाता है, मतलब कर लिया, हो गया। आगे चलते हैं, तो इसमें देखेंगे, इसमें सारणी का माध्य क्या होगा। मतलब माध्य ज्ञात करने के लिए इतना लफड़ा, कैसे ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट तो कुछ याद होता नहीं है। चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वर्ग अंतराल से पहले यहाँ से x निकाला जाता है ना, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 5 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 तक। और बारंबारता कितनी दिखाई दे रही है, 4, 5, 6, 4, 1 इतनी दिखाई दे रही है। डायरेक्ट गुणा करें,
यार गुणा कराने वाला लफड़ा हो जाएगा फिर, तो क्या करेंगे, हटा दें। चलो गुड़ाई करा ले। 4 पंचे 20, 15 पचे 75, 25 छक्का पता नहीं कितना होता है, 150 होता है। 35 चौके 35 दुनिया 70 दुनिया 140 होता है। 45 से करना 45 होता है, जोड़ देते हैं 5 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ से लगे 1। तो 7 2 9, 9 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22 1 23 का 3, यहाँ से लगे 2 2 1 3 1 4 4 हो रहा है यहाँ पे। इनको जोड़ लेते हैं। 9 9 6 15, 15 4 19, 19 1 20। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स यानी 430 बटे 20 कर लेंगे। 1 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 0.5, 21.5 कौन दिखाई दे रहा है। हाँ, सी वाला विकल्प। ऐसे करके हो जाएगा। मतलब ठीक है, जो लंबी प्रोसेस होती है इसमें जो ज़रूरी चीज़ें थी हमने लिखी, जो चीज़ें नहीं थी वो हमने नहीं लिखी, बस काम करते गए और आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच गए। तो यहाँ पे समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः दिए गए, माध्य का ज्ञात करना है। देखो सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य, ऐसा सूत्र होता है। तो बहुलक, देखो समांतर माध्य पहले 28 दिया है, तो 2 गुणित 28 हो गया। ठीक है, माइनस माध्यिका पूछ रहा है, तो 3 गुणित माध्यिका की जगह x लिख देते हैं। बहुलक 16 लिख देते हैं। अब देखो 28 8 नहीं है 16, 8 नहीं है 16 से लेकर 2 2 4 1 5 56 हो रहा है। माइनस में इधर आके जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 6 12 से लगे 5 1 6 1 5 1 6 1 7 72 3 x, 3 से काट दो 3 2 नहीं है 6, 3 चौके 12, x बराबर कितना दिखाई दे रहा है 24। तो माध्यिका कितनी होगी 24, सी वाला विकल्प। ठीक, आगे पूछ रहे हैं निम्नलिखित 12 बंटन का बहुलक होगा। बहुलक पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या बहुलक पूछ रहे हैं 1 से 3, अरे बहुलक नहीं, बहुलक वर्ग पूछ रहे हैं। विकल्प में देखो बहुलक वर्ग पूछ रहे हैं। सबसे बड़े बहुलक कौन, सबसे बड़े बारंबारता क्या है 8, 8 के सामने क्या लिखा है 3 और 5, 3 और 5 कौन कर रहा है बी वाला विकल्प ज़्यादा 3 5 कर रहा है। ठीक, तो ये बहुलक वर्ग पूछ रहे थे। इसमें माध्यिका वर्ग पूछ रहे हैं। माध्यिका वर्ग कहाँ से निकाला जाता है, संचयी बारंबारता से निकाला जाता है। ठीक है, संचयी बारंबारता से निकाला जाता है। देखो भैया, ये देखो ये 4 है, ये 5 है, ये 13 है, ये 20 है, ये 8 है। ठीक, इतना है 4 5 13 20 8। ठीक, संचयी बारंबारता ये f है, बारंबारता है, संचयी बारंबारता। ठीक, ये निकालना है। 4 4 5 9 9 3 22 9 3 12 मतलब 13 9 22 और 20 जोड़ने पर 42 42 8 50। ठीक, 50 हो गया। अब क्या है कि n की वैल्यू तो अपनी 50 हो गई है, n/2 चाहिए हमें। n/2 यानी 50 का आधा 25। 25 कहाँ पे शामिल हो गई ये बताओ। यहाँ तक 4 तक 9 तक हैं, फिर 22 तक हैं। 22 तक वाले इसमें है 25, 22 के बाद 23वां 24वां 25वां यहाँ पे घुसे होंगे। इसके सामने वाला ये f होता है। 20 के सामने वाला कौन है बंदा 30 और 40 है। 30 और 40 कहाँ दिखाई दे रहा है बी वाले विकल्प है। 30 और 40 जो है, 30 से जो 40 है यही अपना माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। मैं 2 बार पूछ गया, समझ में आ रही बात। हाँ, तो समझ में आ रही होगी बात। चलो ठीक है, कर लिया ना, हो गया, बढ़िया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में लाएंगे आगे के प्रश्न, देखते हैं।